भाइयों बहनों बुजुर्गों नौजवान साथियों, आप सबको मेरे तरफ से आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि यहां आए हुए मुझे सिर्फ हफ्ता हुआ है। लोकसभा के इलेक्शन थे, ठीक इसी जगह हमने प्रोग्राम किया। फर्क सिर्फ दो है, एक तो उस वक्त हमारा मुंह दूसरी तरफ था और निशान हमारा इलेक्शन में अलग था। उस वक्त मैं कांग्रेस के हाथ के निशान के लिए वोट मांग रहा था। आज कांग्रेस के हाथ के निशान वाले नेशनल कॉन्फ्रेंस के हल के लिए वोट मांग रहे हैं। दस साल का अरसा हुआ है हमें इस दिन का इंतजार करते करते। इससे पहले 2014 में असेंबली इलेक्शन हुए। असेंबली इलेक्शनों के नतीजे क्या निकले कि एक नई हुकूमत बनी। वो हुकूमत जिसका शायद किसी को अंदाजा नहीं था। बीजेपी वाले उन लोगों के साथ हाथ मिला गए जिनकी उन्होंने पुरजोर मुखालफत की थी इलेक्शन के दौरान। बीजेपी पीडीपी, जम्मू में बीजेपी ने पीडीपी की मुखालफत की, कश्मीर में पीडीपी ने बीजेपी की मुखालफत की। लेकिन ये ताकत एक अजीब चीज है। ताकत के नशे में लोग कुछ भी कर जाते हैं। तो ये बीजेपी और पीडीपी एक साथ आए, इन्होंने यहाँ पे 2014-15 में हुकूमत बनाई। तब से लेके आज तक लगातार किसी न किसी रूप में बीजेपी ने यहां इक्तिदार संभाला है। आपने अक्सर सुना होगा रेडियो के जरिए, टीवी के जरिए, जब जब अलग अलग प्रदेशों में इलेक्शन हुए हैं तो बीजेपी ने बार बार डबल इंजन सरकार की बात की है। जहां उनका मुख्यमंत्री, जहां प्रधानमंत्री, तो कहते हैं यहां डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की हुकूमत चलाती है। यहां पे भी आप देखें तो 10 साल से हमने डबल इंजन देखा। या तो मुफ्ती सैयद साहब की सूरत में या फिर राजभवन के गवर्नर की सूरत में। काम तो उन्होंने बीजेपी के ही कहने के मुताबिक किया है। लेकिन हकीकत यह है कि इस डबल इंजन सरकार का फायदा न जम्मू कश्मीर को पहुंचा है, न पार्डर की सरजमीन पे आप लोगों को पहुंचा है। अगर देखें तो मुश्किलात, तबाही, बर्बादी, मायूसी, इसके अलावा हमें कुछ नहीं मिला। जहां देखें तो लोग शिकायत करते हैं। मैं गिनते गिनते थक जाता हूं जब लोग मुझे अपनी शिकायतें दोहराते हैं, क्योंकि हुकूमत के किसी भी एक चीज के मुतालिक यहां कोई तारीफ करने के लिए तैयार नहीं। पहले ले हम बिजली का हाल। अक्सर बेशतर तो बिजली होता नहीं, लेकिन जब ये बिजली दे भी देते हैं 8-8, 10-10 घंटे काट के रखते हैं, लेकिन हर महीने बिजली का बिल जो है आपके घर तक पहुंच जाता है। हमारे वक्त में बिजली का बिल 250 रुपए, 300 रुपए, 350 रुपए से ज्यादा नहीं। हमने अपने मंशूर में, क्योंकि इलेक्शन के दौरान पार्टियां वादे करते हैं, हमने अपने लोगों से वादा किया है कि अगर 8 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत बनी तो हम आपको बिजली का ये खर्चा कम करने के लिए आपके घरों में 200 यूनिट मुफ्त बिजली फराहम करना शुरू करेंगे। इसके साथ साथ महंगाई ने हमारी कमरें तोड़ दी। मुझे वो दिन याद है जब हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने गैस के चूल्हे बांटे। कहा ये स्कीम के तहत गैस का चूल्हा ले लो, अब आपको घर में लकड़ी नहीं जलानी होगी, अब आपको घर में गोबर नहीं जलाना होगा, आप गैस के चूल्हे को जलाइए और खाना बनाइए। चूल्हा तो आपको मिला, लेकिन ये बताना भूल गए
कि चूल्हे को जलाने के लिए गैस का सिलेंडर भी खरीदना पड़ता है और गैस की सिलेंडर जो है उसकी कीमत बढ़ती जाएगी। हर महीने उसकी कीमत जो है वो चढ़ाते रहेंगे। नतीजा ये निकला कि चूल्हा तो आपको मिला लेकिन चलाने के आप लायक नहीं रहे। आप अक्सर बेशतर घरों में उस चूल्हे पे लोगों ने कपड़ा चढ़ाया और सजावट के तौर पे उसको इस्तेमाल किया। हमने अपने मंशूर में अपनी माओ से बहनों से वादा किया है कि 8 अक्टूबर को नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत बनेगी तो हम आपको 12 सिलेंडर साल के मुफ्त, ताकि बीजेपी का वजीर आजम साहब का ये सजावटी जो चूल्हा है उसको आप जला के वाकई आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन उस चूल्हे का क्या फायदा जहां राशन ना हो, क्योंकि पकाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। इन लोगों ने राशन गांठ हमारे खाली कर दिए। हमारी हुकूमत में जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत थी 2014 तक, राशन कार्ड के तहत आपको चीनी भी मिलती थी, आपको मिट्टी का तेल भी मिलता था और राशन का स्केल इतना था कि आपका गुजारा हो जाता था। इन 10 सालों में चीनी भी गायब, मिट्टी का तेल भी गायब और राशन का स्केल उतार के इन्होंने 5 किलो पे लाया है। हमने अपने वोटरों से वादा किया है कि हमारी हुकूमत आए तो एक तो हम दोबारा मिट्टी का तेल और चीनी आपको फराहम करना शुरू करेंगे और राशन का स्केल भी बढ़ा के आपको वापस कर देंगे ताकि आप लोगों का गुजारा हो सके। यहाँ पे सोशल वेलफेयर स्कीमों के तहत विडो पेंशन, ओल्ड एज पेंशन दिए जाते थे, लेकिन उन स्कीमों को खोखला कर दिया गया है। हमारा अगर आपको मंशूर पढ़ने का मौका मिले तो आप उसमें पाएंगे कि हमने सोशल वेलफेयर की स्कीमें अपनी माओं के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए नए सिरे से उसमें तैयार किए हैं ताकि आपको कुछ हुकूमत की तरफ से राहत मिले और जो आपकी परेशानी जो है वो हम दूर कर सकें। कितने अफसोस की बात है कि दरियाएं आपकी, पहाड़ आपके, नीलम के माइन आपके, लेकिन उनका फायदा आपको नहीं। यहां जब बारूद फटता है माइन ये डैम बनाने के लिए तो मकानें आपकी हिल जाती हैं, क्रैक आपके मकान पे लग जाते हैं, लेकिन जब ठेकेदार को लाना होता है तो ठेकेदार भी बाहर से आता है, जब मजदूर लाने होते हैं मजदूर भी बाहर से आते हैं, जब मुलाजिम लगाने होते हैं वो भी बाहर से। हमारे पढ़े लिखे नौजवान चाहे कम पढ़े लिखे हों, ज्यादा पढ़े लिखे हों, बेरोजगार बैठे रहते हैं। हमने अपने मंशूर में ये वादा किया है कि चाहे वो बिजली का प्रोजेक्ट हो, चाहे सड़क का प्रोजेक्ट हो, चाहे हमारे नीलम के माइन हो, पाडर के, यहाँ पे जब प्रोजेक्ट बनेगा तो सबसे पहले नौकरी का हक हमारे बच्चों को होगा, फिर बाहर वाले। और इसमें हक बराबर का होगा। कोई आपसे पैसे नहीं लेगा, कोई आपसे रिश्वत नहीं मांगेगा, कोई आपसे पार्टी पॉलिटिकल कार्ड नहीं मांगेगा। अगर आपका हक होगा उस नौकरी पे, वो नौकरी आपके घर आप तक पहुंचा दी जाएगी। लेकिन बच्चों के तालीम का भी हमें बंदोबस्त करना है, क्योंकि ये बच्चे हमारे मुस्तकबिल हैं, हमारे आने वाला कल जो है इनके हाथों में होगा। मुझे बेहद अफसोस एक चीज का है, हमें विरासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के सबसे बड़े लीडर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अगर कुछ दिया तो बच्चों के लिए वो मुफ्त तालीम था। हम यूनिवर्सिटी के लेवल तक मुफ्त पढ़ाई देते थे, जिसको इन बीजेपी वालों ने
आहिस्ता आहिस्ता घटा घटा के ना होने के बराबर रखा है। हमने बच्चियों से ये वादा किया है कि 8 अक्टूबर को अलायंस की हुकूमत बनी तो यूनिवर्सिटी के लेवल तक हम बच्चियों को मुफ्त तालीम फराहम करेंगे। इसी तरह हमने कई सारी और बातें की हैं, लेकिन एक चीज का आपने मेरी तकरीर में जिक्र नहीं सुना होगा, और वो है मजहब। मैंने मजहब के हवाले से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब हम परेशान होते हैं तो हर मजहब का शख्स परेशान होता है। जब हमारे बच्चों की तालीम की बात आती है तो हिंदुओं के लिए भी है, मुसलमानों के लिए भी है, हमारे बौद्ध भाई बहनों के लिए भी है। अगर बेरोजगारी है तो हर मजहब के लिए है। अगर यहाँ बिजली की प्रॉब्लम है तो सबके लिए है। अगर यहाँ सेहत की प्रॉब्लम है तो सबके लिए है। अगर राशन की प्रॉब्लम है तो सबके लिए है। हम वो लोग नहीं हैं जो मजहब के बुनियाद पे वोट मांगने वाले हैं। हम आप लोगों को मजहब के बुनियाद पे तकसीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसलिए हमने सोच समझ के उम्मीदवार वो आपके सामने रखा जो हम जानते हैं 8 अक्टूबर को अगर आपने मेरी बहन पूजा को यहाँ से कामयाब किया तो दिन रात ये आपके लिए मेहनत करेगी और आपके मुतालबे हल करेगी। ये बीजेपी वाले डराने और धमकाने के अलावा और कुछ नहीं करते। एक शोशा जो ये चलाते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हुकूमत आई यहाँ नए सिरे से मिलिटेंसी पैदा होगी। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ, चाहे वो होम मिनिस्टर साहब हो, डिफेंस मिनिस्टर साहब हो, जरा याद करिए जम्मू के इन इलाकों को मेरी हुकूमत में मिलिटेंसी से पूरी तरह से हमने आजाद किया हुआ था। आज मैं किस किस इलाके का नाम लूं, चाहे वो क्या हुआ इसको, ये चल रहा नहीं क्या हुआ इसको, चला चल रहा बीजेपी ने अपने तरफ से एक नया नहीं जैसे मैंने कहा शोशा कि हम आएंगे तो मिलिटेंसी बढ़ जाएगी। उल्टा हिसाब ये है उल्टा इनके दौर में पिछले 5 साल से अगर आप देखें तो जम्मू के, और मैं जम्मू क्षेत्र की बात कर रहा हूं, उन इलाकों में जिनको हमने मिलिटेंसी से पूरी तरह से आजाद किया था, नए सिरे से आज मिलिटेंसी देखने को मिल रही है। चाहे वो चिनाब की वादी हो, चाहे पीर पंचाल हो, चाहे उधमपुर हो, रियासी हो, जम्मू हो, कठुआ हो, सांबा हो, मुझे एक भी जिला बताइए जहां आजकल हमले नहीं हो रहे, जहां पे हमारे बहादुर फौजियों को निशाना नहीं बनाया जा रहा है। बजाय ये कि मिलिटेंसी बढ़ेगी, मुझे अफसोस इस बात का है कि हमें इनके करतूतों का जो है खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इनकी लापरवाही को हमें दुरुस्त करना पड़ेगा। इन इलाकों को दोबारा मिलिटेंसी से हमें आजाद करना पड़ेगा। और जैसे हमने 2014 तक इन इलाकों को मिलिटेंसी से आजाद किया था, मैं आपको यकीन दिलाता हूं हमारी हुकूमत आई तो हम दोबारा जम्मू के पूरे क्षेत्र को मिलिटेंसी से मुक्त कर देंगे। आप लोगों ने एक दिन मेहनत करनी है। 18 सितंबर को यहां वोट डालने का दिन है। मैं आपको ये भी कहूं, इससे पहले सजाद किचलू साहब ने आपकी नुमाइंदगी की है, आपके लिए काम किया है। इनके वालिद साहब हमारे इतने सीनियर लीडर मरहूम
बशीर अहमद किचलू साहब, मैं आपको ये बताऊं, आप इस इलेक्शन में चुनेंगे तो एक एमएलए, लेकिन आपको मिलेंगे 2, क्योंकि सजाद भी आपकी खिदमत करेगा और पूजा ने तो अपनी काबिलियत का सबूत डीडीसी चेयरमैन के तौर पर दिखा ही दिया। जो काम इन्होंने एज डीडीसी चेयरमैन शुरू किए हैं वो एज एमएलए, और अगर भगवान ने चाहा तो और भी इनके हाथ मजबूत होंगे दूसरे तरीकों से ये और आपकी खिदमत करेंगी। हुकूमत 8 अक्टूबर के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की ही होगी। बॉर्डर के लोगों ने तय करना है, आपको हुकूमत में एमएलए चाहिए या ऑपोजिशन में एमएलए चाहिए। अगर आपको हुकूमत में एमएलए चाहिए तो उसके लिए आपको अलायंस के उम्मीदवार हमारी बहन पूजा ठाकुर साहिबा को यहां से कामयाब करके भेजना है, ताकि हम आपके साथ किए हुए वादे उनको पहले दिन से हम पूरा करना शुरू करेंगे। इस उम्मीद के साथ अब लगातार 2 बार मैं आपसे मांगने के लिए यहां आया हूं। मैं चाहता हूं कि जब अगली बार आऊंगा तो लेने के बजाय यहां देने के लिए आऊंगा। इस उम्मीद के साथ कि 8 अक्टूबर के बाद मुझे जल्दी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात का मौका मिलेगा। 18 सितंबर हल का बटन, पूजा ठाकुर साहिबा का बटन, सजाद किचलू साहब का बटन, हमारे कांग्रेस के दोस्तों का बटन मेहरबानी करके दबा के हमें मौका दे दीजिए। आपकी खिदमत करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर।